नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9 जैसे कि आप जानते हैं हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसका पार्ट नंबर 1 मैं पहले ही बना चुका हूँ जहाँ पर हमने बेसिक टर्म की डिस्कशन करी थी कि एटम होता क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। और अगर आप सबको इन सब के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नाउ हम लोग बेटा बात करने वाले हैं इस एटम से आगे बढ़ेंगे कि उसके सिंबल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करें तो एक बार मैं आपको दोबारा से एटम की डेफिनेशन बता दूं, एटम होता क्या है उसके बारे में बता दूं। ठीक है, वैसे तो मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि बेटा जो हमारा मैटर होता है, जो हमारा कोई पदार्थ होता है, उसको अगर आप डिवाइड करते चलें, हम उसको बांटते चलें तो बांटते 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 उसकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगी जिसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल यूनिट आ जाएगी। और वही जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इनडिविजिबल यूनिट, उसी यूनिट को हम एटम कहते हैं। ठीक है, नाउ आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि हम पहले चैप्टर में बोलते थे कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, और उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। कि आपको बता दो जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। या फिर हम ऐसा समझ सकते हो किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। चलिए अब हम जैसे कि एटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। आपको बता दिया जाए कि जो एटम होता है बेटा, इसके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। इनको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सिंबल दिए गए हैं। तो जो डाल्टन थे, डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन एलिमेंट्स, इन एटम के लिए एक स्पेसिफिक सेंस में इनके सिंबल्स दिए, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैं उसका फोटो लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पे जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डाल्टन ने असाइन करे थे हाइड्रोजन के लिए, कॉपर के लिए, ये सारे सिंबल्स उन्होंने असाइन करे थे। ठीक है, नाउ उसके बाद चीजें इवॉल्व हुई, आगे बढ़ती गई। नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में, मतलब जो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास IUPAC ने चीजों को बहुत क्लैरिफाई करा है। ठीक है, अब IUPAC क्या है सर? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये होता क्या है भाई? IUPAC एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल। ये इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में किसी भी चीज को असाइन करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों बुलाया जाता है, उसका नाम कुछ और क्यों नहीं है, इसको अप्रूवल किसने दिया भाई? जापान में बैठा हुआ बच्चा भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलेगा, और कहीं पे बैठा हुआ बच्चा, USA का बच्चा, उसको हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलेगा। हम इंडिया में हम भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलेंगे। मतलब किसी चीज को किस नाम से असाइन करा जाएगा केमिस्ट्री में, या किस सिंबल से दिखाया जाएगा, या किस तरह से इसको पढ़ना है, या उसको किस तरह से असाइन करना है, अप्रूव करना है, वो कौन करता है? IUPAC अप्रूव करके देता है। उसी की तरह डाल्टन ने जब हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स असाइन करे थे, उसके बाद जब चीजें इवॉल्व हुई, IUPAC ने एक पर्टिकुलर सिंबल्स असाइन करे हमारे एटम्स के लिए, जिन सिंबल्स पे आज हम वर्केबल हैं, काम करते हैं, नॉर्मली इन्हीं पर अब वर्क करते हैं। वो जो अभी मैंने आपको सिंबल्स की फोटो दिखाई थी वो उस टाइम पे यूज होते थे, बट अब वो नहीं यूज होते। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। IUPAC ने क्या करा? IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एलिमेंट्स के नाम अप्रूव करे, उनके सिंबल्स और उनकी यूनिट्स को डिफाइन करा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दूं कि जैसे हाइड्रोजन को कैपिटल H से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो बेटा जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है, द मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एक एटम है, लिथियम एक एटम है। इन सब के जो मास होंगे, मास तो आप समझ सकते हैं ना, हम लोगों ने वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करा, वेट और मास। ठीक है, तो आप मास तो समझते ही हैं क्या होता है। एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं। कह रहा है इन 1961 में IUPAC ने एक्सेप्ट करा था एटॉमिक मास यूनिट को टू एक्सप्रेस द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है भाई इसका? क्या मतलब है, इसको समझो। कि अब जैसे कि जब आप आलू लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? आलू या कोई सब्जी लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, अब तो वैसे वेइंग मशीन आ चुकी है, बट नॉर्मली हम क्या करते थे पहले? हमारे पास ऐसे तराजू होता है,
ठीक है, अपने पास ऐसे तराजू होता है और उस तराजू में हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं, यहाँ पर हम आलू रख लेते हैं बहुत सारे, जो भी हमें सब्जी लेनी है, और यहाँ पर हम वेट रखते हैं। जैसे हमें 1 किलो का वेट रख देंगे तो वो 1 केजी का वेट, और इस वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस करके नापते हैं। सो एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, एटम का मास, ठीक है, उसको कैसे कंपेयर करा जाए, उसको किससे कंपेयर करा जाए, उसको भी तो किसी से, भाई जैसे ये एक तरफ मैंने हाइड्रोजन रख दिया, जैसे एक तरफ मैं हाइड्रोजन रख दूं अगर ऐसे तराजू के अंदर, और एक तरफ क्या रखूं जिसके कंपैरिजन में मैं बता सकता हूं कि भाई हाइड्रोजन का क्या मास होगा। यहां पर कंपेयर करने के लिए कोई आपके पास वेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो वही बोल रहा है कि 1961 में आईयूपीएसी ने, जो आईयूपीएसी हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बोला, इसने एटॉमिक मास यूनिट को बोला कि तुम, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अभी आप समझ लो एटॉमिक मास यूनिट एक वेट होता है जिसको हम बोल रहे हैं 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप 1 किलो का बट्टा रखते हो ना, एक वेट रखते हो 1 किलो का, उसके कंपेयर करके आलू का वेट निकालते हो, वैसे आप ऐसा समझो कि 1 AMU भी एक तरह का वेट होता है। तो आईयूपीएसी ने 1961 में बोला कि सारे के सारे, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है, उनके मास को कंपेयर करके निकाला जाएगा, या कोई कंपाउंड है उसको कंपेयर करके निकाला जाएगा एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा, और या एटॉमिक मास यूनिट से यूज करते हुए उसी से हम एक्सप्रेस करेंगे। किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट का यूज करेंगे। ये किसने करा था, आईयूपीएसी ने। अब हम समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। सो बेटा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, समझते हैं इसको। कि भाई साहब हुआ ये कि यार जैसे अभी अपने मैंने बोला कि आपको 1 किलो आलू तोलना है, तो आपको 1 किलो आलू तोलने के लिए साइड में 1 किलो का वेट चाहिए होता है। सो आपके पास 1 किलो का वेट होता है तभी तो आप 1 किलो आलू या 1 किलो कुछ भी चीज तोल पाते हैं। तो वैसे ही आपको अगर एटम्स को तोलना है, आपको पता है एटम्स कितने छोटे होते हैं, उनके वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, उनका रेडियस करीबन 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना छोटा होता है, ना के बराबर, आंखों से तो देख ही नहीं सकते। सो उसको कंपेयर करने के लिए कितनी छोटी वेट लगेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं एटम में से जो हमारे अभी तक तो हमारे पास 118 यानी 118 एटम्स जोड़े गए हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। 118 एटम्स हम लोगों ने, 118 एटम बोल लो, 118 एलिमेंट बोल लो, हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए। सो उन्हीं 118 एलिमेंट्स में से सब लोग एक को कंपैरिजन यूनिट बनाने की कोशिश करी। समझाता हूं, मैंने ये कहा कि सब लोगों ने क्या करा, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश क्या करी कि एक एटॉमिक मास यूनिट को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, मतलब मैंने आपको, देखो क्लियर करते हैं, बहुत 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 ईजी वे में बताता हूं मैं आपको। आलू को तोलने के लिए अपने को 1 किलो का 2 किलो का वेट लगता है, हम उसके कंपैरिजन में आलू को तोलते हैं। ऐसे ही एटम को मास निकालने के लिए, एटम का मास निकालने के लिए एक कंपैरिजन यूनिट की जरूरत थी। उस कंपैरिजन यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। अब वो एक एटॉमिक मास यूनिट बना कैसे, है क्या, तो मैंने आपको बोला कि हर एक एटम को बोला गया कि तुम पहले एक एटॉमिक मास यूनिट बनो। हर एक एटम से बाकी एटमों को कंपेयर कर करके मतलब सबको पहले मौका दिया गया कि भाई 1 किलो का वेट मान लो। हमने बोला कि मैग्नीशियम को हमने एक एटॉमिक मास यूनिट माना, उससे हमने सारे एटमों को कंपेयर करा, तो सबकी वैल्यूज बहुत ऐसे हिल डुल रही थी, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्ट मास नहीं आ रहे थे। फिर ऐसे करते 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 हुआ ये कि एक एटम है कार्बन 12 का एटम। कौन सा एटम है, कार्बन 12 का एटम। कार्बन 12 का एक एटम लिया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, और उस एटम के कितने हिस्से करे, 12 हिस्से करे। कितने हिस्से करे, 12 हिस्से करे। और उस 12 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा निकाला गया, और उस एक हिस्से को एक एटॉमिक मास यूनिट बोला। उस एक हिस्से को क्या बोला गया, एक एटॉमिक मास यूनिट बोला। और उसी एक हिस्से से जब सारे एटम्स को कंपेयर करा गया, तब उनके मास पॉइंट्स में ना आकर एक स्पेसिफिक वैल्यूज में आने लग गए। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 निकला, हीलियम का 4 निकला, लिथियम का 7 निकला, बेरिलियम का 9 निकला, बोरोन का 11 निकला, कार्बन का 12 निकला, नाइट्रोजन का 14 निकला। आर यू गेटिंग द माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मैंने बोला इन लोगों ने ऐसे कंपैरिजन यूनिट किसको बनाया, कार्बन 12 के 12 हिस्से करे, उसमें से एक हिस्से को उन्होंने 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा, और उसी से कंपेयर करके सबके मास निकाले गए, एटम्स के मास निकाले गए। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको जल्दी से समरैप करता हूं, ठीक है,
मैं जल्दी से समरैप करता हूं। बोला क्या गया बेटा, फटाफट से समझो। एटॉमिक मास क्या है सर? सर एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। सर एटॉमिक मास निकाले कैसे जाते हैं? तो बेटा जैसे आप कंपेयर करते हो, जैसे आलू खरीदने के लिए वेट से कंपेयर करते हो, वैसे एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए लोगों ने इस्तेमाल करा एटॉमिक मास यूनिट का। सर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सो बेटा एटॉमिक मास यूनिट को कैसे निकाला गया, एक कंपेरिजन वैल्यू को कैसे तैयार करा गया, हर एक एटम्स को उन्होंने कंपैरिजन वैल्यू बना बना कर देखा, लेकिन सबसे पॉइंट्स में आंसर आ रहे थे। सो उन्होंने क्या करा, कार्बन 12 को लिया, क्या लिया, एक कार्बन 12 एटम होता है, एक कार्बन 12 का एटम लिया और उसके कितने हिस्से करे, 12 हिस्से करे, और उस 12 हिस्से में से एक हिस्सा लिया और उससे सारे एटम्स को कंपेयर करा, उस एक हिस्से से सारे एटम को कंपेयर करा और उसी एक हिस्से को लोगों ने बोला 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो लिखा भी है, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है क्या बेटा? एक एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम बोला जाता है कार्बन 12 का। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा बार बार ना 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखना ना ऐसे लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो IUPAC ने बोला कि आप AMU को 1 U भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? U, मतलब AMU लिखने के बजाय आप U भी लिखोगे, बात एक ही है। U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है बेटा? यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब उसी कार्बन 12 के 12 हिस्से करेंगे, 12 हिस्से में से किसी एक हिस्से से सारे एटम्स को कंपेयर करा गया और कंपेयर कर करके उनके मास निकाले गए, जो उनको हम एटॉमिक मास कहते हैं। सो बेटा आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। यहां पर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं 1 से 20 तक। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाए गए। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? तो बेटा ये जो हमारा जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे ना, अगला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अभी फिलहाल आप इसको इसी लाइन से, इसी क्या नाम है, पैटर्न से याद करेंगे कि पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको ऐसे 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। बेटा इसको याद करने के लिए कई निमोनिक होते हैं, कई लोग कई ट्रिक्स बताते हैं यूट्यूब पर वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो POV है, मेरे टाइम पर ना मैंने कोई निमोनिक याद करा था, ना अभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ मैं किसी को निमोनिक वगैरह याद नहीं कर, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। पहले निमोनिक याद करो, फिर उस निमोनिक से आप एक उनका टर्म बनाओ, फिर याद करो, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये एज अ देखने के लिए अच्छा तो लगता है, बट इससे मेरे को तो नहीं लगता अभी के तौर में आपको जरूरत है 1 से 20 तक तो आपको नॉर्मल एक आराम से तरीके से आपको 1 से 20 तक डायरेक्ट याद हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, सो आप 1 से 20 तक याद कर लोगे। मैंने आपको सिंबल बताया क्या होता है, मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट बताया। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, एक एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास करीबन बराबर होता है 1.66 इंटू में 10 की पावर -27 kg के। ठीक है, देखो और यहां पर 1 से 20 तक आपको एटम्स लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हैं, उन एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके सिंबल हैं और उनके एटॉमिक मास है। जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन, उसका सिंबल H है, उसका एटॉमिक मास है 1U। हीलियम का सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल e He, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4U। लिथियम का होता है 7U, बेरिलियम का होता है 9U, उसका सिंबल होता है Be। बोरोन, ऐसे करके हमारे पास टोटल कैल्शियम तक है। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको उतार भी लें, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ बेटा हम बात करें कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब हम बात करेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। ठीक है, सो एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बेटा मैं आपको बताऊं एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे जो एटम्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारे एटम होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादातर एटम हमारे रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये अकेले नहीं पाए जाते। जैसे कि आपने कभी हाइड्रोजन नहीं देखा होगा, आपने हमेशा हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा, आपको कभी ऑक्सीजन अकेला देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ऑक्सीजन गैस मिलेगा, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते बेटे। आपको कभी क्लोरीन नहीं दिखेगा, आपको हमेशा क्लोरीन गैस दिखेगी। कारण क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। कारण यह है क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एटम है, ओनली द एटम ऑफ द नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस के एटम होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो आपको सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हुए दिख जाएंगे। अब नोबल गैस कौन है भाई?
किनको नोबल गैस कहा जाता है? बेटा 118 एलिमेंट मैंने आपको बताए थे हमारे यूनिवर्स में अभी तक ढूंढे गए हैं, उसमें से ये कुछ 3 और ये 3 6, ये 6 एलिमेंट होते हैं, इनको नोबल गैस कहा जाता है। बेसिकली ये अकेले पाए जाते हैं और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादातर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको नाम दे दिया गया एक स्पेशल नोबल गैस। ऐसा क्यों करा गया है? जैसे जैसे आप अपनी अर्लियर क्लासेस में आते जाएंगे आपको चीज़ें पता लगेंगी, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको फिर सिर्फ इतना सुनना है कि भाई नोबल गैसेस वो एटम्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते किसी से, अनरिएक्टिव होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए सिंगल एटम में पाए जाते हैं। आपको हीलियम अकेला मिल जाएगा, नियोन अकेला मिल जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रिथेनियम, ऐसा ये सब अकेले मिल जाएंगे। आगे बात करें बेटा, अब मैंने बताया ज्यादातर एटम तो रिएक्टिव होते हैं, उनके रिएक्टिव होने के कारण से जो एटम ऑफ द ऑल अदर एलिमेंट्स इन नोबल गैसेस को छोड़कर, लगभग 2-4 और होंगे नोबल गैसेस के अलावा जो अकेले पाए जाते हैं, नहीं तो बाकी इन सबको छोड़ के बाकी मेजरली यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एटम वो क्या करते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तो आयन बनाते हैं। मतलब वो सिंगल एटम की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको किसकी फॉर्म में मिलेंगे? मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे ये देखो हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। यानी एटम या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिंगल एटम कभी सिर्फ नोबल गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करें बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल बेटा क्या होता है इसकी बात करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं और छोटी सी। वैसे तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे, बाकी आपको पता होना चाहिए एटम के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जिनको प्रोटॉन कहते हैं, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें जितना मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसमें जितने नेगेटिव चार्ज होता है उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यानी मॉलिक्यूल बेसिकली न्यूट्रल होता है। एटम भी न्यूट्रल होता है यार, एटम अगर आप देखो तो वो न्यूट्रल होता है। बट जो आयन होता है, आयन का मतलब ही होता है चार्ज। आयन का मतलब क्या होता है? चार्ज। यानी वो न्यूट्रल नहीं होते, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है तो वो कटायन कहलाते हैं, और अगर उनके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अनायन कहलाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। हम सिंपली स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। मैंने आपको एक बार मैं थोड़ा सा समराइज करूं फटाक से कि एटम रिएक्टिव होते हैं इसलिए अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए वो मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द एटम। ठीक है, कुछ एटम अकेले एग्जिस्ट करते हैं, वो नोबल गैस के होते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ग्रुप होता है 2 या 2 से अधिक एटम का जो आपस में केमिकली जुड़े होते हैं। ठीक है, उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मॉलिक्यूल के जैसे H2O, NaCl, H2SO4 एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं जो मॉलिक्यूल होता है, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, पदार्थ का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कैपेबल होता है, लायक होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। वो अकेले लायक होता है कि वो एग्जिस्ट कर सके। जैसे अकेला एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या करता है, और वो सारी प्रॉपर्टी दिखाता है जो मिलकर सारे मॉलिक्यूल दिखाते हैं। जैसे वाटर है बेटा, वाटर का फॉर्मूला होता है केमिकल H2O। वाटर का एक ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल हो या करोड़ों मॉलिक्यूल हो H2O के, जो प्रॉपर्टी अकेला दिखाएगा वो करोड़ों वही दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अकेला मॉलिक्यूल कुछ और प्रॉपर्टी दिखाए बाकी सारे मिलकर कुछ और दिखाएं, ऐसा नहीं होता। सिंगल मॉलिक्यूल वही प्रॉपर्टीज दिखाएगा जो सारे मिलकर दिखाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई सर? अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के एटम से बने हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है। दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2 एटम है। किसके? ऑक्सीजन के। क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2 एटम है। किसके? क्लोरीन के। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स होते हैं वो होमो एटॉमिक कहलाते हैं। होमो मतलब होता है बेटा सेम, और एटम मतलब आप तो समझते हैं एटम, सेम एटम वाला मॉलिक्यूल
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट और एटॉमिक मतलब होता है एटम। डिफरेंट एटम वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? हेट्रो एटॉमिक। भाई हेट्रो एटॉमिक के एग्जांपल बता दो सर। जैसे H2O, H2O में इसमें कितने एटम है? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। तो ये जो है मॉलिक्यूल, ये H2O का जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? हेट्रो एटॉमिक, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। क्या बातें समझ आई? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। इतनी बातें समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? एटॉमिसिटी। क्या होता है भाई एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। बेटा किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी बताता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी बताता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नोबल गैस है, जैसे नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज अकेले पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये हीलियम एस मैं उठा लूं और मैं बोलूं इसकी एटॉमिसिटी बताओ, तो बेटा इसकी एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि ये अकेला पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि ये अकेला नहीं पाया जाता, 2 लोगों के साथ जुड़ के पाया जाता है। ठीक है, तो जो अकेला पाया जाता है उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल एटम वाला। ठीक है, मोनो एटॉमिक होता है। डायटॉमिक मतलब 2 एटम वाला। ट्राइएटॉमिक मतलब 3 एटम वाला। और टेट्रा मतलब 4 एटम वाला। ठीक है, तो जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जिन जो मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ 1 एटम होता है उनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीलियम, आर्गन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम कंटेन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और भी हो सकते हैं, उनको डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे एटम जो 3 मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, जैसे O3, उनको ट्राइएटॉमिक। ऐसे मॉलिक्यूल जो 4 एटम कंटेन करते हैं उनको टेट्राएटॉमिक कहते हैं। और 4 से ज्यादा 5, 6, 7 उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब होता है मैनी एटम्स वाले मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे S8, सल्फर, S का मतलब सल्फर, सल्फर 8। ठीक है, एटॉमिसिटी ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। 2 एटम है तो डायटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राइएटॉमिक, 4 एटम है तो टेट्राएटॉमिक, 1 एटम है तो मोनोएटॉमिक। एटॉमिसिटी क्या बताता है? कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया एटम या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयन। अब आयन क्या होता है आपको मैं आयन बताता हूं। बेटा जो कोई एटम होता है ना, मैंने आपको बताया कोई भी जो एटम होता है, जब कोई एटम होता है, यहां पे लिख दूं मैं, कोई एटम जब एक नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। जब कोई एटम एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ले लेता है, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जब कोई एटम क्या कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज कैसे आता है, आयन कैसे बनता है? वो जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को या तो दे देता है या तो किसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। आपके मन में सवाल आ रहा है, सर वो इलेक्ट्रॉन देता और लेता क्यों है भाई? उसको क्या जरूरत है यार इलेक्ट्रॉन देने या लेने की? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एटम रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करते हैं या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करते हैं। और ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? वो स्टेबिलिटी के कारण कर रहे हैं ना। जैसे आप हो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हो? या तो पैसे कमाते हो, कमाने से कम पड़ रहे, किसी से उधार ले लिया, या अपने आप को स्टेबल बनाना, बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो भी बंदा अनस्टेबल हो जाता है, तो दूसरों को पैसे देना शुरू करता है, दान करने लग जाता है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से ये एटम भी अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप चौथे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल आप बस इतना समझो कि जब वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो उनके सर पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। जब वो एक चार्ज किसी को दे देते हैं तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो वही बोला गया है, एन आयन में बी डिफाइंड एज एन एटम। कोई एटम या कोई ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन बोलते हैं। अगर उस ग्रुप या उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कटायन बुलाते हैं, और उस ग्रुप या एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? अनायन बुलाते हैं। ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है? बेटा पॉलीएटॉमिक आयन कोई एटम का ग्रुप
कोई एटम का ग्रुप अगर उसके ऊपर चार्ज होता है, एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के ऊपर अगर कोई चार्ज है, एटम के पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज है, तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। जैसे NH4+, OH-, NO3, देखो यहाँ पर एक से ज्यादा एटम्स है, ठीक है, एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक मतलब, मोनो का मतलब मैंने बताया सिंगल होता है, जब किसी एक एटम के ऊपर चार्ज होता है, जब किसी सिर्फ सिंगल एटम के ऊपर चार्ज होता है तो उस सिंगल एटम को बोलते हैं मोनोएटॉमिक आयन। जैसे Na+ एक मोनोएटॉमिक आयन है, K+ एक मोनोएटॉमिक आयन है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सिल्वर प्लस, क्लोरीन माइनस, ये सारे क्या है, मोनोएटॉमिक आयंस है। सिंगल एटम के ऊपर चार्ज तो मोनोएटॉमिक, एक ग्रुप के ऊपर चार्ज तो पॉलीएटॉमिक। बड़ा सिंपल सा बात है। चार्ज क्यों आता है सर? सर चार्ज तब आता है जब वो किसी से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या किसी को एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या आपको बात समझ में आई कि मोनोएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, कटायन, अनायन, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला राइटिंग और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।